हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। हम बढ़िया से इसलिए स्टार्ट करते हैं ना कि हमारे बच्चे का सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा हो। हाँ, अच्छा पढ़े। ओके, मिल नहीं पा रहे हैं लेकिन पढ़े तो अच्छा से हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब फोर्स इन मैग्नेटिज्म। जैसे कूलम्ब फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, दो चार्जों के लिए स्टार्ट ही करे थे यहीं से। तो ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लो, यही होगा ना, रिवीजन जरूरी है। ठीक है, और ये जो चैप्टर जो चलने वाला है फर्स्ट फेज, वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारे कंटेंट का रिवीजन ही है। ठीक है, तो इसमें रिवीजन भी हो जाएगा सारा चीज़। अब देखो, कूलम्ब फोर्स मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, थोड़े से कुछ कहानियां हैं समझनी है इसमें। ठीक है, अब वो कल वाली कहानी नहीं, चाइना वाली, आज की कहानी। ओके, तो उसके बारे में समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑलरेडी हमने इस पर प्रीवियस मतलब जो टॉर्क पढ़ाया था, किसी करंट कैरिंग वायर को जो मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन में, वो देख लेना एक बार। बट उसके बारे में हमने इस मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ा था, बट कुछ चीज़ें अभी भी जाननी बाकी है, उसको समझेंगे। ओके, तो आज का कंटेंट यही है। ओके, यही 4-5 टॉपिक है, इसको समझना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए कूलम्ब्स फोर्स इन मैग्नेटिज्म ये क्या कहता है कि दो पोल है M1 एंड M2। ठीक है, M1 एंड M2 दो पोल है। ओके, डिफरेंट मैग्नेट का। तो इन दोनों में इस सेम मैग्नेट का भी हो सकता है, दिक्कत क्या है इसमें? फोर्स तो लगता ही रहता है, लेकिन अट्रैक्शन जो होगा वो किस में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक मैग्नेट दोनों बाहर मैग्नेट है तो उसमें उसका पोल है इसके साथ कैसे आ जाएगा, उस दोनों का पोल डिस्टेंस सेम है, इक्वल फोर्सेस से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से अट्रैक्शन होते रहता है। ओके, तो वो कैसे आएगा? ठीक है, तो अट्रैक्शन जो होगा वो डिफरेंट मैग्नेट में ही होता है। तो डिफरेंट मैग्नेट के ये जो पोल स्ट्रेंथ है M1 एंड M2 है। ठीक है, हो सकता है ये साउथ हो ये नॉर्थ हो, या हो सकता है कि दोनों साउथ हो। समझ में आ रही बात है? तो इन दोनों का सेपरेशन जो है वो R है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख लो यहाँ पर, लेट, ये तो सिंपल है, M1 एंड M2 आर टू डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ, टू डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ, दो अलग पोल स्ट्रेंथ है। ओके, अब ये जो पोल स्ट्रेंथ है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बातें हमें समझ में आ रही है? अब ये जब हो गया तो F इक्वल टू क्या होगा बता मुझे, F इक्वल टू K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और K जो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस K की जो वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4 पाई। इसी को तो तुम लिखा है 10 के पावर -7। टेस्ला क्या यूनिट लिखता है, टेस्ला ये पहले से लिखा है तुमने। ठीक है, तो या तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर स्क्वायर लिख लो, या फिर इस टर्म में लिखना चाहते हो तो न्यूटन पर एम्पियर भी लिख सकते हो। नहीं, फोर्स के टर्म में अगर यूनिट लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में। अगर चलो इसको थोड़ा सा हटा दो, कुछ नया चीज़ सीखो। बायोट सेवर्ट में तो तुमको सिखाया था μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन R स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट आती थी, यही था ना। ये M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, कल ही तो सिखाया है इसको। तो ये एम्पियर मीटर है। ओके, और एम्पियर मीटर और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे मीटर बचेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। तो इसको तुम ऐसा करो,
या तो ये लिख लो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और एक काम करते हैं ये भी लिख देते हैं और ये भी लिख लो, ये जो है ना मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये जो है ना इसको लिखेंगे, इसको जब करोगे ना न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है बात, इतनी समझ में आई? तो ये है के की वैल्यू, समझ में आ रही बातें इतनी? चलो अगर समझ में इतनी बातें आ रही है तो तुम्हारा ये तो हो गया कूलम्ब फोर्स, ठीक है, इन मैग्नेटिज्म। अब हमें क्या करना है कि कूलम्ब फोर्स जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसको समझना है। ये तो बातें समझ में आ रही है, ठीक है, ये तो पहले से समझा हुआ है तुम्हारा सब कुछ। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनाने जा रहे हैं। मान लो अगर ये पोल स्ट्रेंथ m है, 2m है, तो इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो ये सब तो किया है ना तुम चार्ज में, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता भी नहीं है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, कुछ दिन पहले पढ़ा है टॉर्क में। तो कोई नहीं, अब इसको रफ करते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इसको रफ करो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब मैंने बायोट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, बट एक बार अभी समझ लेते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझते हैं। इतना तो क्लियर ही है। चलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, देखो इसके बारे में तुमने बहुत सारा चीज पढ़ रखा है पहले से, ऑफ कोर्स चैप्टर जो है ना रिलेटेड चैप्टर ही है प्रीवियस चैप्टर से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ, जिसमें अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लाते हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेट को लेके आइए, मैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे कोबाल्ट, निकेल कल बताया था ना, तो उसको लाते हैं या फिर किसी भी मैग्नेट को ही लेके आइए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये तो चीज़ें आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर भी बता दिया था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखो ये जो तब से तुम पढ़ रखा था बी बी बी, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। तो मैंने तुमको बहुत बार इस चीज़ें बता रखा है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस होते हैं। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशंस में ये है, लेकिन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ठीक है, क्वालिटेटिव में जस्ट विशेषता बताता है उसका, क्वालिफाई करता है उसको, लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू आता है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना यहीं से आता है। देखो ये समझ लो, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन भी रीड कर देंगे, समझा देंगे डेफिनेशन। देखो दो पोल हैं यहाँ पर M1 एंड M2, इन दोनों के बीच फोर्स जो लगेगा कितना, अभी देखा है तुमने कूलम्ब फोर्स, μ0/4π M1 M2 अपॉन r², और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, r। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये F = μ0/4π M1 M2 अपॉन r² है। तो B क्या होगा, डेफिनेशन देख, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, F अपॉन पोल स्ट्रेंथ। मान लो कि ये पहले से है, तुमको बताया सोर्स एंड टेस्ट, नहीं, एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पर मान लो ये सोर्स पोल यही है, पोल स्ट्रेंथ यही है, ठीक है। वहां पर जो चार्ज रोल प्ले करता था यहाँ पर पोल प्ले कर रहा है, समझ में आ रही बात है इतनी। तो ये जो पोल है ये पोल है इसका, ओके। अब इस पोल में और इस पोल में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा कितना करेगा, μ0/4π × M1 M2 अपॉन r²। तो B = जो है ना F अपॉन M2। तो ये सोर्स पोल है और ये मान लो टेस्ट पोल है, ठीक है, ये जो है ना सोर्स पोल है, ओके, और ये जो है ना टेस्ट पोल है। टेस्ट पोल स्ट्रेंथ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम शॉर्ट में टेस्ट पोल ही बोलेंगे, जो चेक करता है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ अपॉन M2, ये टेस्ट पोल है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये मैग्नेटिक B = क्या लिखोगे, फोर्स क्या है, μ0/4π × M1 M2 अपॉन r² अपॉन M2 = B। क्या हमें समझ में आ रही बात है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ,
मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीजें तुमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं, तो पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ जो है ये m2 है, तो इसको लिखेंगे। और देखो इसी चीज को अगर तुम लिखो आगे बढ़ाओ तो B इक्वल टू तुम लिख सकते हो, या तो ऐसे कर लो, आगे कहीं लिखे ना तुमको, तो B इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m1 अपॉन r स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये तो यहाँ पर आ गया, अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखे किसी भी पोल स्ट्रेंथ के लिए लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो? जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। क्या तुम यहाँ पर भी देख रहे हो? q की जगह पर पोल स्ट्रेंथ, r स्क्वायर सेपरेशन बिटवीन देम। हमें समझ में आ रही बातें? चलो अगर बातें समझ में आ रही तो आगे बढ़े, इसको रफ करके मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मान लो तुमको यहाँ पर यूनिट लिखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो अब यही तो है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हर तरह के यूनिट निकल के आ रहे हैं सामने। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट अगर तुम फोर्स के टर्म में लिखो तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, ठीक है? तो प्रीवियस चैप्टर में हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड की बातें कर रहे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही है एक्चुअल में, ठीक है? अब वहां पर क्वालिटेटिवली है, क्वांटिटेटिवली करोगे तो ये ऐसे करो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लो शॉर्ट में, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते रहते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा ही यूनिट जो होगी वो कितनी होगी अगर इस टर्म में लिखे तो, वैसे तो टेस्ला होता है यूनिट, ये लिखते हैं टेस्ला। और क्या लिख सकते हो, फोर्स का न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आगे बढ़ा जाए इसको रफ करके, और हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमने निकाला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसका? ड्यू टू मोनोपोल, मतलब सिर्फ एक पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। अगर डाइपोल रहता तो जैसे हम यहाँ पर m1 a प्लस m माइनस m ले लेते तो कितना होगा। तो ये सब चीज तो आपने पढ़ा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डाइपोल होता था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते थे, तो उसके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर है। क्या बातें समझ में आ रही है? हमें क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये जो है ना, ये चीजें जो है, ये जो हमने निकाला है, ये यहाँ पर लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल। मोनोपोल मतलब सेम पोल, मतलब सिंगल पोल। मोनोपोल का मतलब क्या होता है? सिंगल पोल। समझ में आई बात है इतनी? तो सेम पोल नहीं, सिंगल पोल। ओके, तो ये जो है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस पर हम इसके आगे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चे, ये जो है ना मैग्नेटिक डाइपोल, ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा हुआ है, और कुछ दिन पहले मैंने भी इसको टॉर्क वाले केस में वहां पर इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी। चलो देखो, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ को, ये m है और ये क्या है, माइनस m है, इनको कुछ दूरी पर रख देते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर, ये 2l है, तो इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल। एंड जब देखो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ये सम डिस्टेंस को जगह पर लगा लो, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। ये सब जानता है कि नहीं? पढ़ाया तो है। स्मॉल डिस्टेंस नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? पढ़ लेना, उसमें लिंक दे देंगे। वो लिंक क्या सब चीज का देते रहे, खोज लेना चैनल पर, उसमें पढ़ाया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहानी सब, ठीक है? उस कहानी को भी सीखना जरूरी है। अब देखो, कहानी नहीं, डेफिनेशन है, काम की चीजें रे बदमाश सब।
अब देखो मैग्नेटिक डायपोल जो होता है ना, समझ में आई मैग्नेटिक डायपोल क्या, जब दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स को कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल कह देते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर। अब मैग्नेटिक डायपोल तो कह दिए, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में कुछ दिन पहले भी टॉर्क वाले में पढ़ा है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो m × 2l, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये तो पोल स्ट्रेंथ, इसका तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के बीच का, तो इसलिए हम इसको कहते हैं m, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और बाकी तू यूनिट जानता है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पोल है एम्पियर मीटर इनटू लेंथ, एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात इतनी। तो अब ये जो है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, क्लियर है। अब हमें स्पेशल केसेस, अभी तक जो था थोड़ा सा हलवा ही था, पढ़ रखा है, ठीक है, हलवा क्या, जो बच्चे रिवीजन करना चाहते कर लेंगे, बट ये जो चीजें हैं अब ये कुछ नई बातें है। देखो नई बातें क्या है, स्पेशल केसेस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट का स्पेशल केस हम ले रहे हैं। देखो केस पहला क्या है, जब एक मैग्नेट है, मान लो सपोज करो, ठीक है, तो ये -m है, मान लो सपोज करो -m, और ये +m, ये क्या है, ये -m + m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, तो ये -m है और ये +m है, और इसको मान लो सपोज करो, अभी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी l है, लेकिन यदि मान लो हम सपोज करें कि इसको बीच में हमसे ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, तो बीच से, मिडिल से, ठीक है, l/2 डिस्टेंस से इसको हम क्या करें, तोड़ दें, ठीक है, 2 बना दें यहाँ से, तो यहाँ से जब बना देंगे 2, ठीक है, ये l/2 हो गया और ये भी l/2 हो गया। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो ये अगर 2 हम स्प्लिट कर दें तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है, दिस इज द केस व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इन मिडिल में परपेंडिकुलरली तोड़ दिया जाए इसको, तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। एक तो सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आते हैं मेन मुद्दा पर, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन कर लो, क्या तुम इसको जब ब्रेक कर दोगे तो इसके पोल स्ट्रेंथ में कमी आएगी या स्ट्रेंथ कम होगा। देखो ये -m है ना, तो अभी बता देता हूँ, ये भी +m, मतलब -m ही रहेगा टूटने के बाद भी, ये भी -m और ये भी +m। कल बात बताई थी ना, एक मैग्नेट को तोड़ दो, 2 मैग्नेट बन जाए तो हमें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मैग्नेट मिल गया, ठीक है। तो और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी कम नहीं हुई, नहीं, पोल स्ट्रेंथ भी वही है। अब देखो होता क्यों है पोल स्ट्रेंथ सेम, वो देखो, तुमने थोड़ा सा भी अगर तुमने एक्सपोजर लिया हो तो तुम डोमेन्स के बारे में, या मैग्नेटिक मोमेंट, चलो डोमेन्स छोड़ो, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझ लेते हैं। मान लो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, अरे यहाँ पर लिखे तो हम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसको टॉर्क वाले में, किधर से किधर, साउथ टू नॉर्थ, पढ़ा है ना, पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से, देखो हम पढ़ाते तो हम भी भूल जाते हैं, अभी पॉजिटिव बोल रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब याद रखते रहना चाहिए, कोई भगवान नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। नेगेटिव लिख रखा है, ये पॉजिटिव लिख रखा है, तो ये डायपोल मोमेंट ऐसे है, मानो ओरिएंटेशन इस तरह से, क्योंकि ये -m है और ये क्या है, +m, तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, समझ में आई बात है। अब इसको तुम क्या किया कि बीच से इसको परपेंडिकुलरली ब्लॉक कर दिया, तोड़ दिया, समझ में आई बात है। अब मान लो तुमने तोड़ दिया, तो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि 4 के ही अरेंजमेंट में थोड़ी ना रहेंगे, 5 भी हो जाएंगे, 5 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बीच में से ही टूटना ना। यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन है, वो तो वही रहने है ना, समझ में आई बात है। तो इसी बात पर तो डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो
या तुम कह लो डोमेन्स का ओरिएंटेशन जो है वो तो वही रहने हैं ना, वो तो कम होगा नहीं। तो डोमेन्स नहीं समझता, एक डायरेक्शन में जो इसका ओरिएंटेशन है डोमेन्स का, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, वो तो सेम ही रहने हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह, माइनस में भी प्लस में भी, तो साउथ पोल में भी नॉर्थ पोल में, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है? चलो, इतनी बातें अगर क्लियर हो रही तो आगे बढ़ो और मेन मुद्दा पर आओ कि पोल स्ट्रेंथ, पोल तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा तुमको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो हर जगह होगा ना, उसकी जो संख्या रहेगी वो इक्वल ही बनी रहेगी, इसलिए तो जाएगा नहीं। मतलब अगर मान लो 4 है तो 4 ही, क्योंकि उसमें तो डिवीजन हो नहीं रहा है, तो पोल स्ट्रेंथ तो वही रहने जा रहा है। अब हमें आना है मेन मुद्दे पर। अब जब टूटने के बाद नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो चलो इनिशियल मोमेंट जो है ना, इनिशियल मोमेंट m है, मैग्नेटिक मोमेंट को शॉर्ट में लिख दिया इनिशियल मोमेंट, ठीक है। तो मान लो m की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू एल। क्या इतनी बातें हमें समझ में आ रही है? क्योंकि सेपरेशन l है, 2l होता है सेपरेशन, तो m इंटू 2l होता है, ठीक है। अब इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो तू जानता ही है, m इंटू एल, तो m की वैल्यू तो इतनी होगी। अब हमें m डैश लगाना है, मान लो सपोज करो m डैश लगाना है, तो पोल स्ट्रेंथ तो कितना है, m इंटू एल, सेपरेशन कितना है, l/2, तो m इंटू एल अपॉन 2, तो इस m इंटू एल को कितना लिखेंगे बता मुझे, m अपॉन 2। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? मतलब m डैश की वैल्यू जो है ना, वो m अपॉन 2 के इक्वल होगी, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आ रही है ना। m डैश जो होगा मतलब फाइनल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, दैट विल इक्वल टू m/2, ठीक है। द फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो m डैश है, और दैट विल इक्वल टू क्या, m/2। इतनी बातें हमें क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो इसको रफ करो और दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, और मान लो सपोज करो कि ये दो केस में सेकेंड केस है। सेकेंड केस में अगर मान लो कि ऐसा है कि ये मैग्नेट है, ओके, इसका लेंथ जो है ना l दिया हुआ है, और इसका पोल स्ट्रेंथ जो है -m + m है, ओके। अब इसको ना बीच से ऐसे बीच से डिवाइड कर देते हैं, समझ आ रही बात है? तो जैसे ही बीच से तुम डिवाइड करोगे ना, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट था, अभी एग्जांपल से आपको समझाया हमने, ये ऐसे है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। तो अगर बीच से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट दो पार्ट, आधा हो जाएगा। तो इसको करें तो कितना करेंगे, देखो इधर ये ऐसे है, ये इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ है। अब देखो ये जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया, तो मतलब पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, m/2। ये माइनस ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये प्लस m/2, ओके। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस का लफड़ा समझ रहा है ना भाई, बीच में से आधा कर दिया। माइनस क्या है बताओ मुझे, बताओ। साउथ पोल, एंड ये जो है ना यहाँ पर ऐसे है, तो माइनस क्या है, साउथ पोल है, प्लस क्या है, नॉर्थ पोल है। क्या हम बातें समझ में आ रही है? दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, l डिस्टेंस यही है, तो लेंथ सेम ही है। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, आधा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम इस केस में देखें तो क्या हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा, ओके। अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें चाहिए तो एक पोल स्ट्रेंथ तो हम लेंगे m इंटू एल, तो ml अपॉन 2, और यहाँ से हम लिख लेंगे m डैश को क्या लिखेंगे, ml अपॉन 2 को m अपॉन 2, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखो ये तो सेकेंड केस है, यहाँ पर बस ये बात समझने वाली कि पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, आधा हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो दो मैग्नेट है, एक m1 है और एक m2 है, और वो इस तरह से प्लेस्ड है कि इनके बीच का जो एंगल है वो मान लो थीटा है, ठीक है, इस तरह से इंक्लाइंड है। सर ऐसे कैसे होगा, तो तुम एक काम करो, मतलब मान लो सपोज करो कि ऐसे है मैग्नेट, ऐसे, तो चलो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसको लिया था, ओके, रख ही देता हूँ, प्लेस ही कर देता हूँ। दो मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मान लो, ये ऐसे है
ओके, इस तरह से। और इसमें अगर इस तरह से प्लेस्ड है तो इसका जो है या यहाँ पर है, और ये है थीटा एंगल। कितना एंगल है? थीटा। तो ये m1 है और ये कितना है? m2 है। समझ में आई बात है इतनी? तो अब हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो m होगा, और m इक्वल टू अंडर रूट m1 प्लस m2 प्लस 2m1 m2 cos थीटा। क्या मैं बातें समझ में आ रही थी? तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा अगर एंगल थीटा है तो। ये क्या लिखा है मैंने? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, ओके। और ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये पोल का नहीं है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। और इन दोनों को अगर थीटा एंगल पर लिखते हैं तो वेक्टर सम ही होगा, और ये वेक्टर सम का तुमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, m1 प्लस m2 प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ओके, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट का भी एक रिलेशन है, मतलब किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के साथ संबंध क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।